Good afternoon, students. Today we will discuss about the topic Kelvin's thermodynamic scale of temperature. ये टॉपिक आपका रह गया था पहले, तो हम इसको अभी कवर कर लेंगे. Kelvin's thermodynamic scale of temperature, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम आज. अब आप लोगों को ये पता है कि जब हम कार्नोट साइकिल की बात करते थे तो आपको ये पता है कि कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो किस किस टेम्परेचर पे डिपेंड करती थी. इट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सिंक एंड टेम्परेचर ऑफ द सोर्स. ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन सिर्फ और सिर्फ दो टेम्परेचर्स पे डिपेंड करती है. जस्ट दो टेम्परेचर के बीच में वो कार्नोट इंजन वर्क कर रहा होता है. ठीक है, और जो भी वर्किंग सब्सटेंस आप उसमें यूज़ कर रहे हो, जो भी गैस है, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करता है. इट डिपेंड्स ओनली ऑन द टू टेम्परेचर्स. ठीक है, तो कार्नोट रिवर्सिबल इंजन की इसी प्रॉपर्टी का यूज़ किया था कैल्विन ने. ठीक है, यही प्रॉपर्टी कि ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है और किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा. लॉर्ड कैल्विन थे, उन्होंने 1948 में, ठीक है, उन्होंने एक नया स्केल ऑफ टेम्परेचर सजेस्ट किया कि एक स्केल ऑफ टेम्परेचर और पॉसिबल. इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके लॉर्ड कैल्विन ने 1948 में एक नई स्केल ऑफ टेम्परेचर के बारे में सजेस्ट किया. ठीक है, जिसको उन्होंने क्या बोला, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर. एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, इसको आप जो उन्होंने सारा इसके ऊपर वर्क किया उसको आप कैल्विन्स वर्क या फिर थर्मोडायनेमिक स्केल भी बोलते हो. जो ये उन्होंने जो स्केल के बारे में जिस स्केल की उन्होंने बात की. ठीक है, और ये वाला जो स्केल था वो आइडियल गैस स्केल के साथ भी एग्री करता है. ठीक है, तो बेसिकली कार्नोट इंजन की उस प्रॉपर्टी को कि उसकी जो एफिशिएंसी है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द टू टेम्परेचर्स एंड ऑन नथिंग एल्स. ठीक है, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके कैल्विन ने सजेस्ट किया था कि एक और टेम्परेचर का स्केल पॉसिबल है, जिसको उन्होंने क्या बोला, थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर, या फिर आप उसको एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर भी बोलते हो. ठीक है, तो उसके बारे में भी पढ़ते हैं हम. देखो, मान लो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. मान लो कि आपके पास कोई रिवर्सिबल इंजन है. ठीक है, जो कि Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है. Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है एट टेम्परेचर θ1. ठीक है, θ1 टेम्परेचर पे वो Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है. कोई भी रिवर्सिबल इंजन है. ठीक है, और Q2 हीट क्या है, वो रिजेक्ट कर रहा है एट टेम्परेचर θ2. ठीक है, अब आपको पता है कि जो एफिशिएंसी है रिवर्सिबल इंजन की वो सिर्फ दोनों टेम्परेचर्स पे डिपेंड करती है. तो एफिशिएंसी को आप क्या लिखते थे कि जितना नेट वर्क डन हुआ है और जितनी हीट उसने एब्जॉर्ब की थी. ठीक है, और नेट वर्क डन किसके इक्वल होता था, Q1 माइनस Q2 के ओवर Q1. ठीक है, और आपको ये पता है कि एफिशिएंसी सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, जो आपका टेम्परेचर θ1 और θ2 पे. ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया कि दिस इज द फंक्शन ऑफ θ1 एंड θ2. वी कैन राइट इट एज एफिशिएंसी एज द फंक्शन ऑफ θ1 एंड θ2. ठीक है, क्योंकि वो सोली इन्हीं पे डिपेंड कर रहा है. उसके बाद यहाँ से आपके पास क्या आया, देखना ज़रा, इसको दोनों के नीचे लो तो 1 माइनस Q2 बाई Q1 दैट इज इक्वल्स टू F θ1 θ2 लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आया, Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस F θ1 θ2 लिख सकते हो आप. तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आया, Q1 बाई Q2 इक्वल टू 1 बाई, दोनों को मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, तो 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस F θ1 एंड θ2. ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो कोई और फंक्शन θ1 एंड θ2 का. यहाँ वाला फंक्शन आपने स्मॉल एफ से डिनोट किया था, इस फंक्शन को आपने कैपिटल एफ से डिनोट किया. ऑब्वियसली बात है, ये भी θ1 एंड θ2 का फंक्शन है, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, वेयर दिस इज सम अनदर फंक्शन ऑफ θ1 एंड θ2. ओके, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब देखो, अब मान लो कोई ऐसा है रिवर्सिबल इंजन हो जो कि टेम्परेचर, जैसे यहाँ पर एक इंजन की बात हुई थी. ठीक है, मान लो एक और इंजन हो जो कि टेम्परेचर θ2 और θ3 के बीच में काम कर रहा है. ठीक है, यहाँ पर आपके पास θ1 ग्रेटर था θ2 से, क्योंकि वो टेम्परेचर ऑफ सोर्स था, ये टेम्परेचर ऑफ सिंक था. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर मान ली कि कोई और इंजन है जो कि टेम्परेचर θ2 एंड θ3 के बीच में वर्क कर रहा है. यहाँ पर θ2 इज़ ग्रेटर देन θ3. तो जिस तरीके से यहाँ पर Q1 बाई Q2 आया है इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ सम θ1 एंड θ2. सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगा, Q2 बाई Q3. यहाँ पर ये बोलोगे आप Q2 हीट उसने एब्जॉर्ब की
एट टेम्परेचर थीटा 2 एंड Q3 हीट उसने रिजेक्ट किया एट टेम्परेचर थीटा 3, ठीक है। तो Q2 बाई Q3 कैसे आएगा, सिमिलर टू दिस वन, एफ फंक्शन ऑफ थीटा 2 एंड थीटा 3 लिख सकते हो, इसको मान लो इक्वेशन 2, ठीक है। फिर थर्ड आपने ये माना कि ऐसा ही कोई और इंजन मान लिया जो कि टेम्परेचर थीटा 1 और थीटा 3 के बीच में वर्क कर रहा है, यहाँ पर थीटा 1 की जो वैल्यू है वो थीटा 3 से बड़ी है, ठीक है। तो अब आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से Q1 बाई Q3 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 3 लिख सकते हो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब आपके पास क्या बच रहा है, अब लेट अस मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो कितना आ जाएगा Q1 बाई Q2 इंटू Q2 बाई Q3 दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 2 मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ थीटा 2 एंड थीटा 3, ठीक है। यहाँ से Q2 कैंसिल आउट, क्या बचा, Q1 बाई Q3 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा 1 थीटा 2 एंड फंक्शन ऑफ थीटा 2 थीटा 3। तो आपके पास Q1 बाई Q3 किसके इक्वल आया, दिस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, ठीक है। बट Q1 बाई Q3 फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 3 किसके इक्वल है, फंक्शन ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 3। तो एफ थीटा 1 थीटा 3 इक्वल टू एफ ऑफ थीटा 1 थीटा 2 इंटू फंक्शन ऑफ थीटा 2 एंड थीटा 3, ठीक है। इस इक्वेशन को आप क्या बोलते हो, फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है। अब तुम ये देखो, ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन में अगर मैं बात करूँ लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी टर्म ऐसे नहीं है जिसके अंदर थीटा 2 हो, नहीं है, थीटा 1 है, थीटा 3 है, बट दैट इज़ नॉट थीटा 2, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, फंक्शन ऑफ थीटा 1 थीटा 2 भी है, यहाँ पर ये भी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, LHS में थीटा 2 नहीं है, इसका मतलब RHS में भी नहीं होना चाहिए, अगर दोनों इक्वल हैं तो। इसका मतलब इन दोनों फंक्शंस को आपको इस तरीके से चूज़ करना है कि थीटा 2 वाली जो टर्म है वो कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, लेट एफ थीटा 1 थीटा 2 को आपने क्या मान लिया कि आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि कोई फंक्शन प्योरली थीटा 1 का हो और कोई फंक्शन प्योरली थीटा 2 का हो, ठीक है। फाई कोई भी फंक्शन है जो कि जो है सिर्फ थीटा 1 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और फाई यहाँ पर कोई फंक्शन जो सिर्फ थीटा 2 पे डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली एफ थीटा 2 थीटा 3 दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा 2 बाय फंक्शन ऑफ थीटा 3 लिख सकते हो आप, ठीक है। तो अब यहाँ से करके देखो, यहाँ से आपके पास क्या आया, एफ ऑफ थीटा 1 थीटा 3 इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल था, तो किसके इक्वल आ जाएगा, फाई ऑफ थीटा 1 फाई ऑफ थीटा 2 इंटू फाई ऑफ थीटा 2 बाई फाई ऑफ थीटा 3। तो कैंसिल आउट, क्या बचा, फाई ऑफ थीटा 1 बाई फाई ऑफ थीटा 3, ये बच गया, ठीक है। इसका मतलब एफ थीटा 1 थीटा किसके इक्वल आ गया, फाई ऑफ थीटा 1 बाई फाई ऑफ थीटा 3, ठीक है। अच्छा, अब तुम ये देखो, इसी तरीके से आप जैसे जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी उसको भी, आपकी फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी आपकी, ये वाली थी, ठीक है, ये वाली थी। तो इस तरीके से ही आप फर्स्ट इक्वेशन को भी क्या लिख सकते हो, Q1 बाई Q2 इक्वल टू एफ ऑफ थीटा 1 थीटा 2 एंड दैट इज इक्वल टू फाई ऑफ थीटा 1 बाई फाई ऑफ थीटा 2। जैसे ये इसके इक्वल था, थीटा 1 थीटा 3 था यहाँ पे, तो इन दोनों के रेशियो के इक्वल आया। सिमिलरली यहाँ पर अगर थीटा 1 थीटा 2 हो तो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। तो अभी देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, आपको ये पता है कि Q1 जो है वो ग्रेटर होता है Q2 से, जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा होती है जितनी हीट रिजेक्ट हुई उससे, ठीक है। Q1 ग्रेटर देन Q2, और आपको ये भी पता है कि थीटा 1 की जो वैल्यू थी वो थीटा 2 से भी बड़ी थी, ठीक है। अगर ऊपर वाली चीज़ बड़ी है नीचे वाली, जिसका मतलब क्या हुआ कि फाई थीटा 1, यहाँ भी जो न्यूमरेटर है फाई थीटा 1 वो भी बड़ा होगा फाई थीटा 2 से, ठीक है। और थीटा 1 भी बड़ा है थीटा 2 से, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फाई थीटा है वो एक लीनियर फंक्शन ऑफ थीटा हुआ, है ना, क्योंकि अगर थीटा 1 बड़ा है तो फाई थीटा 1 भी बड़ा है। थीटा 1 अगर थीटा 2 से बड़ा है तो उनका जो फंक्शन है फाई थीटा 1 वो भी फाई थीटा 2 से बड़ा है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि फाई थीटा इज़ द लीनियर फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है, और उसको आप टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो आप क्या लिख सकते हो कि फाई थीटा इज़ अ लीनियर फंक्शन ऑफ थीटा,
ठीक है, टेम्परेचर पे वो लीनियरली, थीटा टेम्परेचर था उस पर वो लीनियरली डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और एंड कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर। तो लॉर्ड केल्विन ने ये बोला कि जो आपका फाई थीटा है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू, आप उसको प्रोपोर्शनल टू थीटा ले सकते हो, क्योंकि जहाँ पर थीटा बड़ा है, थीटा वन बड़ा है थीटा टू से, वहाँ पर फाई थीटा वन भी बड़ा है फाई थीटा टू से। इसका मतलब आप ये लिख सकते हो कि फाई थीटा जो है वो प्रोपोर्शनल है थीटा की, ठीक है। इसका मतलब फाई थीटा वन जो प्रोपोर्शनल होगा वो किसके, थीटा वन की होगा, और फाई थीटा टू किसके प्रोपोर्शनल होगा, थीटा टू के होगा, ठीक है। तो पीछे आपके पास क्या आया था, Q1 बाई Q2 इक्वल टू फाई ऑफ थीटा वन बाई फाई ऑफ थीटा टू। अब ये इसके प्रोपोर्शनल है तो आप इसको थीटा वन बाई थीटा टू लिख सकते हो। तो आपके पास क्या आया, Q1 बाई Q2 इक्वल टू थीटा वन बाई थीटा टू, या फिर आप ये लिख लो थीटा वन बाई थीटा टू इक्वल टू Q1 बाई Q2, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला इससे, तो इस इक्वेशन से क्या समझ में आ रहा है आपको कि रेशो ऑफ टू टेम्परेचर्स, जिस स्केल की हम बात कर रहे हैं उस स्केल पे रेशो ऑफ टू टेम्परेचर्स, मतलब थीटा वन और थीटा टू का जो रेशो है दैट इज इक्वल टू Q1 बाई Q2, मतलब जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई टू कितनी हीट रिजेक्ट हुई, ठीक है। तो ये रेशो किस किस का इक्वल, किसके रेशो के इक्वल है, जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई टू जितनी हीट रिजेक्ट हुई, ठीक है। इस टेम्परेचर स्केल को आप क्या बोलते हो, केल्विन्स थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर या फिर एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, अभी एक दो थोड़े स्पेशल कंसिडरेशंस देख लेते हैं इसी के अंदर ही। देखो फर्स्ट चीज़ क्या है, अगर मान लो मैं ये बोलूँ कि अगर थीटा वन की वैल्यू ज़ीरो है, अगर थीटा वन ज़ीरो है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है आपके पास एक चीज़ और यहाँ से देखो, अगर थीटा वन बाई थीटा टू इक्वल टू Q1 बाई Q2, आपको पता है ये रेशो किसके इक्वल होता है, T1 बाई T2 के इक्वल होता है, ठीक है। ये तो है जो हम नॉर्मल स्केल यूज़ करते हैं वो, ये जो है हम जिस थर्मोडायनामिक स्केल की बात करें वो, ठीक है। तो अगर मान लो थीटा वन की वैल्यू ज़ीरो होगी, अगर थीटा वन की वैल्यू ज़ीरो होगी, ऑब्वियस सी बात है T1 की वैल्यू ज़ीरो होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि टू स्केल्स आर आइडेंटिकल एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, ठीक है। इसका कंक्लूजन क्या निकला कि दोनों के एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे दोनों के दोनों स्केल क्या हैं, बिल्कुल सेम है। टू स्केल्स आर आइडेंटिकल एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, ठीक है। दूसरी बात ये है, मान लो कि आपका जो कार्नोट इंजन है, मान लो कि वो स्टीम पॉइंट यानी कि 100 डिग्री और आइस पॉइंट इन दोनों टेम्परेचर्स के बीच में काम कर रहा है, ठीक है। और मान लो कि आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच में मान लो 100 डिवीज़न है, ठीक है। तो अभी आपके पास थीटा वन कंडीशन क्या थी, थीटा वन बाई थीटा टू इक्वल टू T1 बाई T2 था, ठीक है। मैं ये बोल रही हूँ कि मान लो आपका जो रिवर्सिबल इंजन है, कार्नोट इंजन है, वो स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट के बीच में काम कर रहा है और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपके पास 100 डिविजन्स हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, थीटा स्टीम, थीटा वन क्या होगा जो ज़्यादा वाला होता है टेम्परेचर, मतलब थीटा स्टीम बाई थीटा आइस दैट इज इक्वल्स टू T स्टीम बाई T आइस, ठीक है। और अगर बीच में 100 डिवीज़न है, इसका मतलब थीटा स्टीम को आप क्या लिख सकते हो, थीटा आइस प्लस 100 लिख सकते हो बाई थीटा आइस, और यहाँ पर भी T स्टीम इज T आइस प्लस 100 बाई T आइस लिख सकते हो, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा स्टीम इज इक्वल टू T स्टीम, या फिर यहाँ से तो आपके पास क्या आएगा कि थीटा आइस इक्वल टू T आइस, ठीक है। और सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हो, थीटा स्टीम इक्वल टू T स्टीम, ये भी निकाल सकते हो। इसका मतलब जो आपका आइस टेम्परेचर, जो आपका आइस पॉइंट है T वाले स्केल पे या फिर थीटा वाले स्केल पे, दोनों स्केल्स पे क्या है, एकदम सेम है। सिमिलरली जो आपका स्टीम पॉइंट है वो भी सेम है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि दोनों के दोनों जो स्केल्स हैं वो कम्प्लीटली आइडेंटिकल है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी आपको पता है क्या होती है, 1 माइनस Q2 बाई Q1, बट Q2 बाई Q1 इक्वल टू थीटा टू बाई थीटा वन, तो 1 माइनस या फिर 1 माइनस T2 बाई T1 भी आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द एफिशिएंसी इन द टू स्केल्स। कल इसी में ही फिर थोड़ा सा पार्ट रह गया है, ठीक है, जिसके अंदर आप साइज ऑफ डिग्री पढ़ोगे कि डिग्री मतलब 1 डिग्री है, उसके साइज़ को डिफाइन किया गया है स्केल के ऊपर, ठीक है। और ज़ीरो ऑफ एब्सोल्यूट स्केल है, ये सब आपको मतलब कल कंटिन्यू करेंगे फिर, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे।